दोस्तों, हम इस समय लाइव हैं मेरे फेसबुक पर, मेरे यूट्यूब पर और मेरे ट्विटर पर। और हमारे साथ जो आज के खास मेहमान हैं, इनका परिचय बड़ा खास है। कैसर खालिद साहब हैं, हमारे देश के आईपीएस हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर इनका परिचय ये है कि जहां हम पुलिस की वर्दी के साथ बंदूक, गोली, क्राइम, अपराध, ये सारी बातें आती हैं, कैसर खालिद साहब के साथ आती हैं पुस्तकें, उर्दू शायरी। एनजीओ भी चलाते हैं, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ऐसी तमाम बातें हैं जो पुलिस की वर्दी को, जो हमारे दिमाग में इमेज है, उससे मैच नहीं खाती हैं। हालांकि इसके कहने का मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले जो है वो कविता शायरी नहीं कर सकते। तो खालिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। है भाई। मेरी सारी बदनामी मैं आप तक पहुंच चुकी है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, मैं जब पढ़ रहा था, मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बार बार खुद को याद दिलाना पड़ रहा था कि मैं एक आईपीएस के बारे में पढ़ रहा हूं। मतलब आप टेडेक्स में भी अपना टॉक करके आते हैं। मैंने आपकी वो मोटिवेशनल स्पीच भी सुनी। मैंने आपके प्लाज्मा डोनेशन वाले अभियान के बारे में पढ़ा। मतलब आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं कि 24 घंटे का ही दिन आपको मिलता है या आपके लिए ऊपर वाले ने कुछ इससे ज्यादा का दिन बनाया है? दिन तो वही है भाई, दिन तो वही है और सबको मिल जाता है, लेकिन ये है कि उसमें क्या नहीं करना चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय होता है। और मैं समझता एग्जैक्टली हूँ कि वो थोड़ी मैंने कोशिश की है कि मैं प्रोडक्टिव चीज़ों पे उस दिन को लगाऊं, उस वक्त को लगाऊं, और ज़रा जो नॉर्मल जिसको हम समझते हैं उसे थोड़ा एहतियात कर लूँ। पार्टी वार्टी ये वो इधर उधर ज़रा क्या है, मैं ज़रा डिफरेंट तबीयत का आदमी हूँ। मुझे लोग वो तो ऐसे चाहिए जो कन्वर्सेशन कर सकें, जिनसे कुछ सीख सकूं, जिससे कुछ अच्छी बात हो सके। तो शौक ज़रा अपने अच्छे नहीं हैं, नहीं है, मैं यही कह बहुत सकता हूँ। अच्छे शौक हैं। और बल्कि ऐसा ये सफर आपका कहां से शुरू हुआ? क्योंकि कहां आईपीएस की नौकरी और कहां ये उर्दू में कविताएं लिखना और मुशायरे में जाना, गजल शायरी, ये सब बहुत मुश्किल से मैच खाता है। भाई देखिए, ज़िंदगी दर्द की मीरास है। और जी। क्या होता है, सेंसिटिव आदमी होना बड़ा दुखी होने वाला काम है। मतलब भगवान जो है किसी को अगर सेंसिटिव बना दे तो वो सिर्फ ये नहीं सोचता कि क्या हुआ, बल्कि वो सोचता है हाँ कि हाँ हाँ क्यों हुआ। जैसे आप हाँ क्या हाँ क्या हाँ से क्यों के सफर पे जाइएगा ना, तो आपको फिर इतनी हाँ सारी चीजें, इंसानी रिश्तों की इतनी परतें खुलेंगी, वैल्यूज के इतने बदलते हुए आयाम दिखाई पड़ेंगे कि फिर आप ये सोचने लगेंगे ऐसा ही क्यों होता है। और वो बड़ा एक दुख देने वाला सफर होता है। और एक स्टेज ऐसा आता है कि जब वो दुख वो छलक जाता है, जब प्याला आपका लबरेज हो जाए, भर जाए, तो वो छलक जाता है। फिर कागज और कलम यही एक सहारा होता है। तो और पुलिस तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि यहाँ लोग दुख लेके ही आते हैं अपने। आई मीन हाँ 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 अच्छे वक्तों में कम लोग मिलते हैं, लेकिन किसी के साथ कुछ तकलीफ है, परेशानी है, कोई धोखा हुआ है, कोई इनजस्टिस हो गया है, तो वो हमारे पास आते हैं, तो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, बताते हैं ये हुआ, ऐसा हुआ। तो उन कहानियों में तो एक हिस्सा ये होता है कि मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूँ लीगली, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा हम्म। ये होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, इंसान के तौर पे कहाँ जा रहे हैं, समाज के तौर पे कहाँ जा रहे हैं। और फिर उसमें तो एक पूरी दूसरी दुनिया आबाद होती है। तो ज़रा जब सुकून आप मिल जाए तो फिर वो फ्लैशबैक में घूमती है चीज़ें, और फिर आपकी ज़िंदगी बड़ी कष्ट वाली हो जाती है कि आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आपका तलफ़्फ़ुज़ इतना साफ है कि लग रहा है मैं किसी शायर से बात कर रहा हूं। और पुलिस की वर्दी आपने बस यूं ही पहनी हुई है, ऐसा सिर्फ अगर आपको सुना जाए तो ऐसा लगता है। बहुत अच्छा तलफ़्फ़ुज़ है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप विदेशों की यूनिवर्सिटी से भी जुड़े रहे हैं और आप शायरी के अब तक 2 संकलन लिख चुके हैं। महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी के आपको पुरस्कार मिले हैं। और आप एक जनसेवा, समाज सेवा का काम भी करते हैं। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोगों को बताते हैं। और आपकी जो एक एनजीओ है, पासवान अदाबी, मैं चाहूंगा उसके बारे में आप बताएं कुछ तो, ताकि हमारे लोगों को पता चले उसके बारे में। दो एनजीओ हम लोगों ने फॉर्म किए, पासबान अदब मुंबई और जश्न अदब दिल्ली। तो इन हम्म। दोनों का जो बेसिक वर्क था वो था हारमोनी थ्रू लिटरेचर एंड कल्चर। इससे हमने ओके। स्टार्ट किया कि हाँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बड़े से बड़ा आदमी भी आ जाता है, क्योंकि फूड फॉर सोल जो है वो हर जगह मिलता नहीं है, वो हमारी दुकान पे मिलता है। तो जी। और दूसरी जो दुर्दशा हमारे भारतीय भाषाओं की हुई है पिछले 50 सालों,
लगता है खालिद साहब से हमारा संपर्क छूट रहा है, लेकिन आप लोग बने रहिए। हाँ शायद इंटर जी 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 जी। मैं सख्त जानू, मैं जल्दी जाऊंगा नहीं, वापिस आ गया। बहुत खूबसूरत शब्दों से खेलना आपको आता है, बहुत खूबसूरत तरीके से। तो जी, क्या आप हुआ बता रहे थे कि जो हिंदुस्तानी भाषाएं हैं वो भी दम तोड़ रही हैं। यहां पर आप थे और उसके बाद हमारा कनेक्शन टूट गया जी था। जी, तो क्या हो गया कि जो कवि सम्मेलन हो रहे हैं हिंदी में या जो मुशायरे उर्दू में हो रहे हैं, ये तमाम एक्टर्स ने कब्जा कर लिया है। मतलब वो परफॉर्मर्स आ गए और उसमें से जो साहित्य वाला भाग था वो बहुत छोटा सा रह गया है। हम्म उसके कारण क्या होता है कि जो अच्छे साहित्यकार हैं उनको मंच ही नहीं मिल पा रहा है, और इन लोगों ने एक कोशिश की है कि उनको मंच ना मिले, बल्कि हम सिर्फ परफॉर्मेंस दे करके, चुटकुले सुना करके, या कभी धर्म पे बात करके, कभी सियासत पे बात करके लोगों को एक नीचे लेवल पे बनाए रखें। हायर लेवल की कोई थॉट प्रोसेस उसमें होती नहीं है। और अगर आप कैथार्सिस ढूंढ रहे हैं लिटरेचर में, जो आपको किताबों को पढ़ के मिलता है, तो वो आपको इन मंचीय सम्मेलन में मिलेगा नहीं। तो हम लोगों हम्म। ने, चूंकि मैं बहुत सारी जगहों पे जाता था, तो मुझे इस बात की हमेशा खलिश महसूस होती थी, कमी महसूस होती थी कि हमारे वो साहित्यकार जिनको हम पढ़ के आए हैं या जिनको हम पढ़ रहे हैं आज भी मैगजीन्स में, वो किधर हैं, वो कहाँ गए। तो अब तो शिकवा फजूल था किसी से कि तुम ये कर रहे हो और वो नहीं कर रहे हो। तो हमने अल्टरनेटिव पैराडाइम क्या होगा, उसके लिए ये मंच बनाए, ये दोनों संस्थाएं बनाई, और हमने कोशिश ये की कि जो बेस्ट ऑफ द राइटर्स हैं भारतीय भाषाओं के, उनको हम बुलाएं और बेस्ट ऑफ द ऑडियंस को लाएं और कनेक्ट करें दोनों को एक लेवल पे। साथ ही साथ हम कोशिश ये की कि कॉरपोरेट जो है उनको हम इसमें से जोड़ें, ताकि हमारी भाषाएं बच सकें, हमारा कल्चर बच सके और अच्छी चीज़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो इस कोशिश में ये 12-13 साल हो गए हम लोगों को, और हमने देखा कि उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव हुआ। फिर जब ये लॉकडाउन हुआ और ये अचानक से, आप ये समझिए कि चक्का जो है वो रुक सा गया ज़िंदगी का। क्या तो मुंबई में खासतौर से आपको मालूम है कि लेबर क्लास बहुत ज़्यादा तादाद में रहती है। होटल बंद हो गए, खाने की जो सुविधाएं थी वो बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बुरी तरह से अफेक्ट हो गया, लोगों के पास बड़ी मुश्किल हो गई, गैस ख़त्म हो गया, केरोसिन ख़त्म हो गया। तो चूँकि मैंने मुंबई शहर में लंबे समय तक काम किया है, तो फिर ईस्ट रीजन में हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का इंतज़ाम शुरू किया। 30,000 फूड पैकेट हम लोग रोज़ बांटते थे, और इसमें बड़ी संस्थाओं ने हमारी मदद की। ताज सैट्स होंगे, रिलायंस फाउंडेशन होगा, संजीव कुमार शेफ होंगे, स्वामीनारायण ट्रस्ट होगा, और सब ट्रस्ट हैं। बहुत सारे लोगों ने मदद की, और उसके कारण हम लोगों तक पहुंच पाए। फिर उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाने के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ऑक्सीजन के नहीं अवेलेबल रहने के कारण आपने देखा देश में क्या परिस्थिति हुई थी। सो हम लोगों ने ऑक्सीजन बैंक भी स्टार्ट किया। फिर प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त महसूस हो रही थी लोगों को, तो एक प्लाज्मा बैंक स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने एजुकेशन में, इन्वायरमेंट में, हेल्थ में, जो अपने संस्था के माध्यम से काम हो सकता था, अभी अभी हम लोगों ने 700 बच्चों को स्कूल बुक्स, नोटबुक्स, कॉपी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो एसेंशियली अच्छे लोगों को नीडी लोगों तक पहुंचाना, उनको जोड़ना, ये संस्था का काम रहा। और मैं समझता हूँ कि पुलिसिंग में सिर्फ ये नहीं कि हमने क्राइम डिटेक्ट कर लिया या हमने क्रिमिनल को पकड़ लिया, बल्कि जहाँ से क्राइम आता है, पनपता है, निकलता है, अगर हम उस नल को बंद कर सके, उस जगह को हम अपने किसी एफर्ट से मिनिमाइज कर सके उस अपॉर्चुनिटी को, तो मैं समझता हूँ कि समाज की लॉन्ग टर्म की जो सेवा है उसका एक भाग ये भी है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ काम करें, उनके करियर काउंसलिंग करें, अगर वो डिप्रेशन में तो हम उनसे निकालें उसको, थोड़ा सा गाइड कर दें, जुड़ जाएं वो हमसे। और मैं ये अक्सर ये बात बताता हूँ कि मेरे जैसा आदमी, गाँव से आया हुआ आदमी, आपके जैसा आदमी, 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें, आपके जैसा हूँ मैं अगर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते हो? आप तो शायद बहुत मुझसे बहुत आगे जा सकते हो। तो ये गिव बहुत बैक जो खूबसूरत बात सोसाइटी है। को है, ये हम संस्थाओं के माध्यम से करते हैं। जी। प्लाज्मा कनेक्ट के बारे में बताइए। आप प्लाज्मा थेरेपी जो जिनको चाहिए होती है, तो उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए उसमें किस तरह की मदद दर्शक कर सकते हैं और हम अपने स्तर से क्या मदद कर सकते हैं। ये उसको हमने स्टार्ट किया था क्योंकि बड़ी डिमांड थी और बहुत सारे लोगों को प्लाज्मा लग रहा था। तो प्लाज्मा जिसको चाहिए, स्पेशली कोविड में, तो उसको क्या होना था कि वो खुद पहले अफेक्टेड हो जाता कि एंटीबॉडी उसमें क्रिएट हो जाए। मैं चूंकि रेलवे पुलिस में हेड कर रहा था और हमारी बड़ी संख्या है, तो हमारे से बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए थे, 700-800 के आसपास उससे नंबर्स था। तो हम लोगों ने क्या किया कि इनका एक ग्रुपिंग किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि क्या कोई अगर जिसको चाहिए उसको आप डोनेट करने के लिए तैयार हैं। तो
तो जैसे हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती थी तो उस एरिया के नियरेस्ट में कौन से लोग अवेलेबल हैं हम उनसे संपर्क जी करते थे, उसमें से जो आदमी रेडी होगा जी तो उसको उस पेशेंट के रिलेटिव से हम मिला देते थे और हम उसको उस दिन एक दिन की छुट्टी देते थे ओके विद पे कि तुम जाओ, तुम ये काम करो, क्योंकि किसी की जान बचाना मैं समझता हूँ कि एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। तो इस जंग से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, उससे जान बची, हिम्मत बढ़ी, हौसला बढ़ा, फाइट बैक वो बेहतर ढंग से कर सके। तो वो सिलसिला हम लोगों ने कोविड के दरमियान रखा हुआ था। खालिद साहब, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी अथॉरिटी का, अपनी पोजीशन का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए, और हम आपके उदाहरणों से समझ पा रहे हैं कि आपने अपनी अथॉरिटी का, अपनी सोच समझ, आपकी जो पहुंच है, जो आप जहां अभी विराजमान हैं, उसका बहुत अच्छे से सही समाज की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब यूथ आएगा, जो आपकी तरह यूपीएससी क्लियर करके या किन्हीं बड़े पदों पर बैठेंगे, उनके लिए एक मिसाल होगी कि बड़े पद पर बैठने के बाद में एक समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर आपकी वो सिर्फ नौकरी नहीं रहती, फिर वो आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बन जाती है। बेशक, क्योंकि नौकरी तो 30-35 साल की है, 36 साल की है, वापस आपको समाज में जाना है। जब आप समाज में जाइएगा तो उस वक्त किसी ने ये नहीं कहना चाहिए कि इसके पास अपॉर्चुनिटी थी लेकिन इसने उसको सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया, लोगों के इस्तेमाल नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि जिस सोसाइटी से हमने इतना कुछ लिया हुआ है, जिनकी सपोर्ट की वजह से आज हम इस कुर्सी पे बैठे हैं, हमने उसके लिए क्या किया है। अगर हमको लोग नहीं संभालते, हाथ नहीं पकड़ते, रास्ता नहीं दिखाते, हौसला नहीं बढ़ाते, तो क्या हम आज इस मुकाम पे होते? नहीं होते। समाज में और बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह खुशकिस्मत नहीं है, तो क्या हमने उसका हाथ नहीं थामना है? क्या हमने उसको रास्ता नहीं दिखाना है, उसको सपोर्ट नहीं करना है? तो मैं समझता हूँ कि ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो आइवरी टावर में कैद ना हो जाएं। वो सोसाइटी में जहाँ से आते हैं उसको कभी नहीं भूलें। वो गांव, वो देहात, वो मोहल्ला जहाँ मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, जहाँ के लोगों के साथ हमने खेल खेले, खाना खाया है, साथ वक्त गुजारा है, वो मेरा मोहल्ला रहेगा, वो मेरा गांव रहेगा। तो उसको बेहतर करने के लिए मैंने ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ मेरे लाइफ का गोल ये है कि मैंने अपने जैसे 150, 200, 400, 1000 आदमी ज़रूर पैदा करने चाहिए मरने से पहले, वरना ये ज़िंदगी मैं नहीं समझता कि कारआमद साबित होगी। खालिद साहब, क्योंकि आप अपने गांव की बात कर रहे हैं, तो ठीक इसी समय मुझे याद आ रहा है कि आप विदेशी यूनिवर्सिटीज से भी जुड़े रहे हैं। वहां से आपने क्या सीखा, क्या फर्क महसूस किया, क्या अंतर आपको लगा हमारे छोटे शहरों और गांवों में और वहां? पहला तो झटका जिसको हम कहते हैं, कई झटके लगे हम लोगों को। हम लोग सिडनी लैंड हुए तो हमें कैनबरा जाना था और बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, हम बस में थे। तो हम लोगों ने कहा भी बस कहीं रुकवाओ और हमें कुछ खाना है। तो हंगरी जैक जैसे मैकडोनल्ड होता है, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा चेन है हंगरी जैक। तो हम लोग गए एक पेट्रोल फुएल स्टेशन पे उसके इसमें, तो वहाँ जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लाइन जो है हमेशा वर्टिकल लगती है, एक के पीछे दूसरा खड़ा होता है। हिंदुस्तान में लाइन हॉरिजॉन्टल लगती है, एक के बाजू में दूसरा खड़ा होता है। उस बंदे ने हमें कहा कि आई एम नॉट सर्विंग यू। हम लोगों ने सोचा कि आखिर हमने क्या गलती कर दी कि ही सेइंग कि आई एम नॉट सर्विंग यू। तब हमें याद आया कि भाई हमको एक के पीछे दूसरे को खड़ा होना है। तो पहली चीज। दूसरा, वक्त की जो कद्र कीमत है वहाँ पे। हमारी बस 9 बजे खुलती थी और कई बार ऐसा हुआ कि कई अधिकारी 9:01 पे आए, उनको बस नहीं मिली। तो वक्त की कीमत वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिग्निटी ऑफ लेबर, कि कोई काम छोटा नहीं है, हर काम जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर जो चीज़ है कि हम लोग भले जो वैल्यू सिस्टम प्रोफेस करें, लेकिन जो आप वहाँ पे सच्चाई देखते हैं वैल्यूज़ में, कंडक्ट में, मुझे कभी कभी दुख होता है जब मैं अपने देश को देखता हूँ। हम बोलते बहुत कुछ है लेकिन वो सच्चाई हमारी पब्लिक लाइफ में कम है जो हमें में नजर आए। बहुत मेहनती लोग जो बात है बता देंगे, नहीं कर सकते हैं, मुंह पे बता देंगे, नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें सीखने की थी और नॉलेज के लिए उनका जो डेडिकेशन है, स्पेशलाइजेशन। एक कांस्टेबल है, अगर उसने स्पेशलाइज कर लिया एक चीज में तो वो बड़ा आदमी है। वो अपने रैंक से नहीं पहचाना जाता है, वो अपने सब्जेक्ट एक्सपर्टीज से पहचाना जाता है कि वो क्या जानता है। और फिर उनके जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ है, कैसे उन्होंने ठोकर खाई, कैसे वो सुधरे, कैसे उन्होंने सिस्टम को बदला। अब हम जब गए थे तो सिडनी में जो ओलंपिक हुआ था 2000 में, उसका उन्होंने हमें एक डेमो दिखाया कि वो क्राउड कंट्रोल कैसा करते थे। और उस वक्त 1 लाख लोग आए थे सिडनी ओलंपिक में, तो उन्होंने क्या क्या सिस्टम प्लान किया हुआ था। उस वक्त में डिप्टी कमिश्नर रेलवे का था, तो वो पूछने लगे कि आप लोगों ने कितना बड़ा क्राउड मैनेज किया है।
मैंने कहा सिडनी की पॉपुलेशन 5 मिलियन है, उस वक्त 5 मिलियन थी। तो हमने कहा 5 से 7 मिलियन तो हम रोज मैनेज कर लेते हैं मुंबई के रेलवे नेटवर्क में। बट वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये कि उनकी प्लानिंग, उनका डिवोशन, उनका डेडिकेशन, जिस ढंग से वो ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं और ह्यूमन वैल्यूज को एडमायर करते हैं, उसको एडमायर करते हैं, और प्रोफेशनलिज्म। आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स वी लर्न, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे यूसीएल में हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हो, और या फिर और किसी जगह पे हो। हमारे बहुत सारे लोग सिंगापुर जाते हैं, वहाँ पे भी जो सिस्टम्स है, तो वहाँ सिस्टम चलता है, लोग नहीं चलते। आदमी चला जाएगा, एक आदमी इन्वेस्टिगेट करता है एक केस को, 3 दिन इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद वो चला गया छुट्टी पे, तो जहाँ बंद करके जाएगा वहाँ से दूसरा आदमी लेगा और उसको आगे इन्वेस्टिगेट करेगा। तो सिस्टम बेस्ड चीज़ें हैं, हमारे यहाँ थोड़ा पर्सन बेस्ड ज़्यादा है, तो वो एक बेसिक फर्क है। बट मुझे लगता है ग्रेजुअली हम सबको भी सिस्टम बेस्ड की तरफ चलना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2005 में आपका पहला संकलन आया था, शावूर असर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है समय की चेतना, जो 2014 में प्रकाशित हुआ। और इस वजह से आपको 2015 में महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बातें हुई थी इस बारे में। दूसरी किताब है आपकी दश्ते जाने, द वाइल्डनेस ऑफ सोल, जो 2014 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा आप अनुभूति के नाम से हिंदी साहित्य महोत्सव करते रहे हैं, इजहार के नाम से उर्दू में अंतर्राष्ट्रीय कविता महोत्सव करते रहे हैं, और काव्यांजलि के नाम से मराठी काव्य महोत्सव, यानी 3 भाषाओं की आप सेवा कर रहे हैं। ये वक्त कैसे निकालते हैं, क्या दिनचर्या होती है जनाब आपकी? बुनियादी तौर से एक टीम हम लोगों की अब बन गई है, ट्राई एरर करते हुए। तो कुछ कंसेप्ट हम लोग डिजाइन करते हैं, और कंसेप्ट में बेसिकली 2-3 चीजें होती है। एक तो यूथ को हम जोड़ लें, हम कॉलेजेस तक पहुंचते हैं, कॉलेजेस के यूथ को हम लाते हैं, हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। जैसे हर प्रोग्राम में एक ओपन माइक का सिस्टम होगा, आप कुछ लिखते हैं, आप आइए, उसको पढ़िए, परफॉर्म कीजिए उसको। एक ये होता है। फिर हम कुछ चर्चाएं रखते हैं ताकि कुछ चीजें लोगों तक पहुंचे। अब जैसे आप समझिए कि बड़े बड़े हमारे साहित्यकार जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, हम उनके पे चर्चा रखते हैं। फिर लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हो रही है, थोड़ी उस पर भी चर्चा होती है। कभी कोई फुल फिल्म है, मीडिया है, और सब चीज़ों पे। फिर म्यूज़िक के कुछ प्रोग्राम रखते हैं, गज़लें होंगे, गीत होंगे, कव्वालियाँ होंगे, दोहे होंगे, लोकगीत होंगे, और फिर मुशायरा होता है या कवि सम्मेलन होता है। तो इस ढंग से बहुत सारी चीज़ें उसमें, एक आप ये समझिए कि एक मिक्सचर है वो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है। तो अभी पिछले 12-13 सालों में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग उसमें से जुड़ गए हैं। तो वॉलंटियर्स की बड़ी तादाद है, वो आ जाते हैं और वो मिला जुला करके हम प्रोग्राम सेटअप कर लेते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्रोग्राम करना बेटी की शादी करने के बराबर है। इतने नखरे उठाने पड़ते हैं लोगों के जी। परेशान हो जाता है आदमी। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द डे मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम तो ये हुआ कि हम कुछ कर पाए, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, हम कुछ लोगों तक पहुँच पाए और कुछ चेतना का निर्माण कर पाए और लोगों को जोड़ पाए। और मैं मुंबई में और दिल्ली में दोनों जगह देखता हूँ कि बड़े लोग, कारपोरेट के लोग, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर्स, एनजीओ के लोग, इंडस्ट्री के लोग, बिजनेस के लोग अब इन प्रोग्राम्स में आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। तो उसके कारण अब ये लगता है कि कम से कम एक अपने कल्चर के बारे में, अपनी भाषाओं के बारे में लोगों में एक अवेयरनेस निर्माण हो रही है और यूथ इससे जुड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये लोग जुड़ गए तो अपनी भाषाओं को, अपने कल्चर को हमको आगे दूर तक सस्टेन करना और सर्वाइव करने में मदद मिलेगी। खालिद साहब, मैं ये इंटरव्यू समाप्ति की तरफ ले जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये जो शख्सियत हमारे सामने बैठी है, इसका बचपन कैसा था? अब ये है कि भाई मैं तो एक छोटे से गांव से था। मेरे दादा जो थे जमींदार थे वहाँ के, लेकिन बिहार का उस वक्त का हाल, 70s का हाल आपको मालूम होगा कि एक स्कूल था 4th क्लास तक, 3 टीचर थे जो सर्कुलेशन में आते थे, एक वक्त में तीनों रहते नहीं थे। तो मेरी माँ ने महसूस किया कि बच्चा तो यहाँ बिगड़ जाएगा, तो मुझे पैक कर दिया गया मेरे ननिहाल को। तो 5 साल की उम्र में मैं पहला रिफ्यूजी हो गया, घर छोड़ करके मैं अपने ननिहाल चला गया। जी। अब वहाँ अगले जिंदगी के 10 साल गुजारे, बड़ी मुश्किल से भी गुजरे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर बच्चे का ये हक है कि वो अपने माँ बाप के साथ रहे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि तब वो एट ईज महसूस करता है। माँ के आपको उसको किसी हॉस्टल में आप डाल दीजिए, कितनी भी फैसिलिटी हो जाए, एक कमी रहती है। फिर वहाँ पढ़ाई की और
वहाँ भी मतलब मैं तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ा, क्योंकि बॉयज़ स्कूल था नहीं, तो लड़कों को भी एडमिट कर लेते थे वो। तो 7वीं तक तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की है मैंने। फिर मैं हाई स्कूल चला गया और रोज़ 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना। ये लोग जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करते हैं, मेरा तो स्कूल जाने और आने में हो जाता था। और वहाँ 8वीं, हाँ, 9वीं, 10वीं की पढ़ाई की। एनसीसी में एनसीसी ए सर्टिफिकेट किया फिर वहाँ पे, फिर अच्छा। थोड़ा बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। पहली बार शहर में जाना पड़ा, वरना उसके पहले तो शहर ऐसा होता था कि अगर आपके पास धान की मिलिंग करवानी है या गेहूं को पिसवाना है या सरसों को पिसवाना है ना, तो आप बैलगाड़ी पे वो सामान लाद करके चले जाते थे सुपरवाइजर कि जी, जब मिल में जी। जाओ जरा उसको पिसवा करके लाओ। हाँ, हम हाँ, शहर में इतना ही हाँ, जाते थे। तो, हाँ, एक बहुत डिफरेंट सा स्लीपी सा टाउन था अररिया, सब डिवीजन था उस वक्त में। और एक वहाँ पे क्या होता था, आप गए मिल में और वहाँ पता चला कि बिजली नहीं है, तो क्या हाँ, करें आप? हाँ, हाँ। तो मैं चक्कर मारता था इधर-उधर। एक लाइब्रेरी मिल गई मुझे जहाँ कॉमिक्स जो है, उस हुँ, ज़माने में अगर आपको याद हो 80s हुँ। में 3 रुपए की कॉमिक्स आती थी। जी, और जी, जी। खड़े होके पढ़ने में ना 30 पैसे लगते थे, नहीं 10%। तो मैं चला जाता था, वही खड़े होके कॉमिक्स पढ़ता था जब तक बिजली ना आ जाए, और हाँ, वापस जाके फिर मैं मिल में बैठ ना जाऊँ। तो एक किस्म से ज़िंदगी एक ऐसी थी कि एक बहुत छोटी-सी, एक छोटा-सा परिवेश था। और कुछ चेहरे थे जान-पहचान के, लेकिन हमने जो वहाँ पे हार्मनी देखी, हम लोग होली हो या दशहरा हो, मतलब उसमें कभी पता नहीं चला कि त्योहार किसका है, त्योहार हम सबका है। मुझे याद है होली होती थी तो वो ढोल ना गले में टाँग करके हाँ, तैयार हाँ, करके हाँ, बड़े लोग हाँ। निकलते थे, हम लोग सब उसके जी, पीछे-पीछे चलते थे। जी, दरवाजे पे खड़े होने का, फिर वहाँ से कुछ खाने को मिलता था। एंड दैट जी। वे वी यूज्ड टू रोम द होल विलेज। या कार्तिक में होता है ना, कैतकी कहते हैं हमारे हाँ, तरफ, हाँ, हाँ। एक बड़ा कैथी। मेला लगता था। तो वहाँ हुँ। पे एक मूर्ति बैठाई जाती थी, हम वो देखने जाते थे। फिर मेले में जलेबी बड़ी अच्छी मिलती थी, ताज़ा ताज़ा, अगर आपको याद हो उस जमाने की। जी, 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 तो जी, जी, वो जी, जलेबी जी। खाने को मिलती थी, कभी कोई थिएटर आ जाता था। तो हुँ, 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 एक हुँ। बड़ा मतलब वो चीज़ें नहीं रही अब। वो जो देहात हुँ, था 80s का, कभी हुँ। फनीश्वरनाथ रेणु का पढ़िए, तो वो जी, हमारे इलाके के थे, फर्जगंज के। तो उन्होंने जी, उसका बड़ा अच्छा नक्शा खींचा। या तीसरी कसम अगर आप मूवी देख लें, तो वो भी जी, हमारे जी, इलाके में शूट हुई है। तो इट वाज़ जी। लाइक दिस। उसमें हुँ, ये हुँ, लाइफ हुँ। की कॉम्प्लिकेशंस ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। हाँ, अ, हाँ, हाँ। लेकिन जब एक बार पटना चले गए तो फिर मालूम है कि ज़िंदगी वो नहीं है जो देख के आए हैं। उसके जी, आगे जी, भी बहुत जी। कुछ है, और सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो क्या और बात है। नए इम्तिहान चालू हुए, और फिर तो ज़िंदगी एक ऐसे रूट पे चली गई कि जहाँ से अब पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है मैं 15 साल घर पे रहा हूँ और अभी 30-35 साल जो है घर के बाहर रहा हूँ। तो घर हाँ, किधर है हाँ, अब हाँ। यही पता नहीं जी, चल रहा है। अ, जी। रीडिफाइन करना पड़ता है अपने आप को। मेरे बच्चे जो हैं वो गाँव की भाषा नहीं बोलते। साल में 1 बार जाते हैं तो बस वो हॉलिडे के लिए जाते हैं। तो हाँ। रूट क्या है वो कभी-कभी मतलब बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। वो अपने आप को बॉम्बे का समझते हैं, मुंबई का समझते हैं, और कहते तुम तो देहाती हो। नहीं, आपसे तो बहुत कुछ हमने सीखा, हमारे दर्शकों ने भी। इस समय शायद खालिद साहब से संपर्क टूट रहा है हमारा। बहुत अच्छे से खालिद साहब ने बताया हमें कि किस तरह से वो एक छोटे से गांव से निकलकर यहाँ आईपीएस बनने तक का सफर, और उसके बाद एक इतना मुकाम बनाना, वर्दी पहनने के बाद 3-3 भाषाओं की हाँ, आ सेवा, गया। सॉरी, और वो फ़ोन आ गया। अ, इज़न्ट देयर डिफरेंट काइंड 3-3 ऑफ भाषाओं की सिनेरियोस नाउ? सेवा। जी, मैं वही बता रहा था कि एक छोटे से गांव से निकलकर आपने 3-3 भाषाओं की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं, खुद अपने आप में मिसाल हैं। और आपने अपना जो एक लंबा सफर तय किया है, छोटे शहर से लेकर, छोटे गांव से लेकर और यहाँ मुंबई तक, और उसके बीच में यूपीएससी जैसा एग्जाम क्लियर करना, जो शायद हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बहुत कम खुशनसीब होते हैं जो ये कर पाते हैं, और सपना सबका होता है। तो शुरू से ही शौक रहा होगा आपको कि हम यूपीएससी सिविल सर्विस में जाने का, या ये कैसे हुआ? दीवानगी तो शुरू से होती है हाँ। ना, यूँ यूँ ही जल्दी आदमी पागल नहीं होता है, दीवाना नहीं जी, होता है। जी। क्या था कि अब जब बचपन था और हम शहर जाते थे, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो खाली वक्त होता तो मैं घूमते रहता था। अब इनके घर होते थे, गाड़ियाँ होती थी, लोगों को देखता था, इसके अंदर कौन रहता होगा। फिर हम्म, हम्म, जब मैंने ये देखा कि ये
इनकी कैपेबिलिटी जो है मदद करने की कितनी ज्यादा है। तो ये एहसास हुआ कि हम लोगों ने भी इसमें जाना चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर तो घर में बहुत सारे हो गए थे, तो उसके बियॉन्ड भी एक जिंदगी होनी चाहिए, तो ये कोशिश की। और फिर जो है एक अट्रैक्शन यूनिफॉर्म का भी होता है कि वो जरा पहचान में आ जाता है इंसान, तो वो लगा कि यूनिफॉर्म भी अपने को होनी चाहिए। और फिर ये देहातों में मैंने इस बात को महसूस किया कि नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ख़ासतौर से मनी लेंडर जो हमारे एरिया में थे, उनका एक बड़ा आतंक हुआ करता था, बहुत तंग करते थे लोगों को। और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हुआ करता था कि लोगों की ज़मीनें, घर-बार, जानवर सब ये उठा के ले जाते थे। तो मुझे लगता था कि किसी ऐसी नौकरी में जाना चाहिए कुछ, या ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद हो सके, जो दुख में है उनका दुख कुछ हम दूर कर सकें, कुछ परेशानी कम कर सकें। तो उस एतबार से हम लोगों ने कोशिश किया, मैंने ये कोशिश की कि सिविल सर्विस में मैंने क्वालिफाई करना चाहिए, इससे मौका मिलेगा मुझे लोगों को सर्व करने का। इन एडिशन टू द गुड लाइफ प्रोस्पेक्ट्स, कि एक आपको अच्छा घर मिल जाता है, समाज में एक आइडेंटिटी अच्छी हो जाती है, तनख्वाह भी आपकी रीज़नेबल हो जाती है। तो ये कोशिश की। और उस ज़माने में बिहार में तो बड़ा क्रेज़ भी हुआ करता था, मतलब अचानक से एक आप ये कहिए कि आपकी जो आइडेंटिटी बदल जाती थी। मैं एग्जांपल बता देता हूँ इसका, कि मैं जब क्वालिफाई किया, मेरे वालिद टीचर थे, तो जब कभी बैठते थे लोगों के दरमियान ना, तो नॉर्मल जैसे सब बैठे हैं वैसे वो भी बैठ जाते थे। मैं जब क्वालिफाई किया तो कहा गया कुर्सी लाओ इनके लिए, और एसपी साहब के फादर के लिए, और कुर्सी लगाई गई उनको ऊंचाई पे बैठाने के लिए। तो मैं तो बैठ नहीं पाया उस कुर्सी पे कभी, लेकिन मेरे बाप जरूर बैठ गए। तो यू अंडरस्टैंड कि इट्स काइंड ऑफ अ वेरी रीडिफाइनिंग मोमेंट फॉर एनीबॉडी, कि आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, और ना सिर्फ आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक अच्छी जॉब में जाते हैं, बल्कि समाज आपको जिस नज़रिए से देखता है वो नज़रिया बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि आज भी सिविल सर्विस जो कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी को, उसकी बड़ी पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम उस गोल को नहीं भूलें जिस गोल को लेके हम नौकरी ज्वाइन करते हैं, और हम अपने उन वैल्यूज़ के लिए ट्रूथफुल बने रहें। खालिद साहब, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे सारे दर्शक एक ही लाइन बार बार लिख रहे हैं कि वो काफी मोटिवेट हुए हैं, उन्हें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है आपके बारे में जानना, क्योंकि उनके दिमाग में जो एक छवि होती है कि पुलिस, आईपीएस, वर्दी, उसमें ये सारी जो बातें हैं ये थोड़ी सी अलग आती गई। और आपने अपने गांव शहर का उल्लेख किया, आपने अपने फादर के बारे में बताया, फैमिली के बारे में बताया। एक नई पर्सनैलिटी को हमें जानने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त निकालने के लिए। हमें मालूम है आपका वक्त बहुत कीमती है, इतने सारे काम तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम फिर कभी जुड़ेंगे और आपके साथ एक बार और चर्चा करेंगे। शुक्रिया उज्जवल भाई, थैंक यू। शुक्रिया।